हिंदी कक्षा 8वीं सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ नंबर 3। बुक का नाम है भारत की खोज। तो इसमें पहले बताया गया है कि भारत की प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का क्या कारण था। कि भारत के प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का कारण सिंधु घाटी के अवशेष हैं, जो सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा और खुदाई के दौरान मिले हैं। ये दो स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के बीच व अनेक अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। तो इसमें मोहनजोदड़ो और पंजाब में जो है हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, ये कारण बताए हैं मैंने। और कहता है कि किस आधार पर माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं बल्कि उसमें बहुत अधिक है। देखिए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष न दूर दूर तक फैले हुए हैं और ये पश्चिम में काठियावाड़ में है और पंजाब में, अब हरियाणा में अम्बाला ज़िले में भी प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैले हुए हैं। अब तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यह फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित करने में सफल रही थी और इसने विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। अब है यह नगर सभ्यता की व्यापारी वर्ग संपन्न था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी। सभ्यता कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं का उल्लेखनीय तकनीक प्रगति पर थी और इस सभ्यता में अच्छे अमामों और नालियों का तंत्र निर्माण था। अब है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के बारे में क्या कल्पना की जाती है। तो अब तक ठीक ठाक पता नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और वे कहाँ से आए थे। और कुछ लोगों का मानना है कि इस देश के थे। अब इनकी सांस्कृतिक जड़ें और शाखाएं दक्षिणी भारत में मिल सकती हैं और इन लोगों को दक्षिणी भारत की द्राविड़ जातियों के बीच अनिवार्य समानता दिखाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें भारत के निवासी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के क्या कारण थे। एक तो अकस्मात दुर्घटना, यानी कि अचानक दुर्घटना हो गई और अचानक बाढ़ का आना जो नगरों और गांवों को भाग कर ले जाता था और अचानक मौसम में परिवर्तन होना, यानी खेतों का जो फसलें नष्ट होकर के और रेगिस्तान में बदल जाना, रेत की तह पर जम जाने से शहर की सतह ऊंची उठती चली गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। भारत में आर्य कब आए, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा का क्या अंतर था। ऐसा माना जाता है कि भारत आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। इसमें कृषि की बहुतायत थी और नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी विद्यमान था। इन्हें खेती पक्ष ने उसके ऊपर बल दिया और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। उनके आने से भारतीय जातियों का इसमें समन्वय और मेलजोल हुआ और भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। अब है भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है। तो सबसे पुराना इतिहास जो है वो वेद है। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीनतम मानते हैं, जबकि यूरोपियन विद्वान इसको बहुत बाद का मानते हैं। अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व है और मोहनजोदड़ो का खुदाई के बाद इनका प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और अधिक पुराण माना जाने लगा। और मैक्स मुलर ने वेदों का आर्य मानव
द्वारा कहा गया पहला शब्द का है। वेदों और अवेस्ता में क्या समानता है? वेदों की रचना भारतीय भूमि पर हुई थी और अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। और वेदों और अवेस्ता को भाषा में अद्भुत समता है। भारत की भूमि पर प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे और उसमें अवेस्ता की रचना हुई थी। भारतीय वेद भारत के अपने महान काव्यों के संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। वेद क्या हैं? तो वेदों को हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं और वेद की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई थी और इसका अर्थ है जानना। वेद का सामान्य अर्थ सम्यक ज्ञान का संग्रह और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनकी प्रमुख विशेषता है कि वेदों में देव मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। वेदों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वेदों में मृत्यु के बाद किसी के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से विश्वास है और इसमें मानव मन के आरंभिक उद्गार विद्यमान है। वेदों में काव्य संग्रह है। वेदों में प्रकृति और सौंदर्य रहस्य के प्रति भाव है। इसमें मनुष्य के कारनामों का रिकॉर्ड है जो लंबे समय पहले किए जाते थे। अब नेहरू जी ने परलोक परायणता के किस विषय में क्या कहा है? नेहरू जी का कहना है कि प्रत्येक देश निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करते हैं। जब तक कि क्रांतिकारी नहीं है तो स्वतंत्र देशों पर भी यही बात लागू होती है। हमारे देश को किन प्रकार की समानताएं की धाराएं सदा दिखाई देती है? तो हमारे देश में विचार और कर्म 2 समानताएं धारा सदा दिखाई देती है। एक जो जीवन को सहारा और समान रूप से स्वीकार करती है, दूसरी जिंदगी में बचकर निकल जाना चाहती है। और उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं, उपनिषदों का समय 800 ईस्वी के पूर्व लगभग माना जाता है। भारतीय आर्यों के चिंतन से कुछ आगे चिंतन पर आधारित है। सत्य की खोज हुई, इसमें किसी प्रकार की हटवादिता नहीं है। आत्मबोध को अनिवार्य रूप से महत्व दिया गया है। अब है उपनिषदों में दी गई प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की क्या कामना है? तो उपनिषदों में एक बेचैन और व्याकुल मन बार बार कहता है कि अस्त से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चलो। तो इस प्रकार से प्रत्येक श्लोक के अंत में दिया गया है चरेवेति चरेवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। अब है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। तो जीवन में प्रगति के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना चाहिए। तन मन दोनों को अनुशासित रहना चाहिए। ज्ञान अर्जन के उपलब्धि के संयम और आत्म संयम का त्याग करना चाहिए। अब है हानियाँ। व्यक्तिवाद के कारण मनुष्य के सामाजिक पक्ष की ओर कम ध्यान दिया गया है। सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना की गई है। हर व्यक्ति के जीवन के बंटने और बंधने की छूट है। समाज के प्रति कोई कल्पना और दायित्व का बोध नहीं है। समाज के एक साथ एकात्मक स्थापित नहीं की गई है। अब है हमारा प्राचीनतम साहित्य समय के साथ नष्ट हो गया। तो इसमें प्राचीन साहित्य ताड़ पत्रों भोजपत्रों पर लिखा गया था और कागज़ पर लिखने का प्रचलन नहीं था और समय की मार से वो नष्ट हो गई। अब है भौतिकवाद के साहित्य के नष्ट हो जाने का कारण क्या था? तो उपनिषद और भौतिकवाद से संबंधित साहित्य लिखा गया है और पुराणपंथी स्वरूप विश्वास रखने वालों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवाद से संबंधित साहित्य की विशेषताएं, तो इसमें धर्म और ब्रह्म विज्ञान अधिकारी और स्वार्थ से प्रेरित हैं। अतीत के प्रमाणों के अस्वीकार कर दिया गया। जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की गई। इसमें अतीत के बंधनों में मुक्त होने की इच्छा प्रकट की गई। काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार कर दिया गया। अब है रामायण और महाभारत भारतीय जीवन के अंग क्यों बन गई? तो रामायण और महाभारत जो है मनुष्य के मन पर बहुत गहरा प्रभाव है। इसमें संस्कृति विकास की विभिन्न श्रेणियाँ और शुद्ध भारतीय ढंग की सामग्री विद्यमान है।
इनसे वह ऐसे समझ में आता है कि प्राचीनतम भारत अनेक रूपों में बैठे होने और जात पात में विश्वास रखकर भी समाज को एकजुट रखा। मतभेदों के सुलझाने की दिशा दिखाई गई है। इसमें एकता का वह दृष्टिकोण है जो हर प्रकार के भेदभाव पर छा गया है। तो पुराकथाओं का विशेषता, पुराकथा के वैदिक काल में चली आने वाली बाधाएं हैं। ये सांस्कृतिक साहित्य में प्रतिष्ठा का प्राप्त करती है। इनके अनेक आधार पर श्रेष्ठ कविताओं और रचना की गई है। ये अधिकतर वीर गाथात्मक है और मरणोपरांत वफादारी की शिक्षा दी गई है। पूर्ण रूप से काल्पनिक है और कहीं कहीं इसकी कल्पना भी बहुत तथ्य जुड़े हुए हैं और इसमें साहस, लोकहित और सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपने कॉपी पर लिखने हैं। थैंक यू। जनता दिखाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें भारत के निवासी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के क्या कारण थे? एक तो अकस्मात दुर्घटना, यानी कि अचानक दुर्घटना हो गई और अचानक बाढ़ का आना जो नगरों और गांवों को बहा कर ले जाता था, और अचानक मौसम में परिवर्तन होना, यानी खेतों का जो फसलें नष्ट होकर के और रेगिस्तान में बदल जाना, रेत की तह पर जम जाने से शहर की सतह ऊंची उठती चली गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। भारत में आर्य कब आए, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा का क्या अंतर था? ऐसा माना जाता है कि भारत आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। इसमें कृषि की बहुतायत थी और नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी विद्यमान था। इन्हें खेती पक्ष ने उसके ऊपर बल दिया और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। उनके आने से भारतीय जातियों का इसमें समन्वय और मेलजोल हुआ और भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। अब है भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है? तो सबसे पुराना इतिहास जो है वो वेद है। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीनतम मानते हैं, जबकि यूरोपियन विद्वान इसको बहुत बाद का मानते हैं। अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व है और मोहनजोदड़ो का खुदाई के बाद इनका प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और अधिक पुराण माना जाने लगा। और मैक्स मुलर ने वेदों का आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द का है। वेदों और अवेस्ता में क्या समानता है? वेदों की रचना भारतीय भूमि पर हुई थी और अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। और वेदों और अवेस्ता को भाषा में अद्भुत समता है। भारत की भूमि पर प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे और उसमें अवेस्ता की रचना हुई थी। भारतीय वेद भारत के अपने महान काव्यों के संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। वेद और मैक्स मुलर ने वेदों का आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द का है। वेदों और अवेस्ता में क्या समानता है? वेदों की रचना भारतीय भूमि पर हुई थी और अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। और वेदों और अवेस्ता को भाषा में अद्भुत समता है। भारत की भूमि पर प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे और उसमें अवेस्ता की रचना हुई थी। भारतीय वेद भारत के अपने महान काव्यों के संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। वेद क्या हैं? तो वेदों को हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं और वेद की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई थी और इसका अर्थ है जानना। वेद का सामान्य अर्थ समय के ज्ञान का संग्रह है।
और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनकी प्रमुख विशेषता है कि वेदों में देव मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। वेदों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वेदों में मृत्यु के बाद किसी के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से विश्वास है और इसमें मानव मन के आरंभिक उद्गार विद्यमान है। वेदों में काव्य संग्रह है। वेदों में प्रकृति और सौंदर्य रहस्य के प्रति भाव है। इसमें मनुष्य के कारनामों का रिकॉर्ड है जो लंबे समय पहले किए जाते थे। अब नेहरू जी ने परलोक परायणता के किस विषय में क्या कहा है। नेहरू जी का कहना है कि प्रत्येक देश निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करते हैं। जब तक कि क्रांतिकारी नहीं है तो स्वतंत्र देशों पर भी यही बात लागू होती है। हमारे देश को किन प्रकार की समानताएं की धाराएं सदा दिखाई देती है, तो हमारे देश में विचार और कर्म दो समानताएं धारा सदा दिखाई देती है। एक जो जीवन को सहारा और समान रूप से स्वीकार करती है, दूसरी जिंदगी में बचकर निकल जाना चाहती है। और उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं, उपनिषदों का समय 800 ईस्वी के पूर्व लगभग माना जाता है। भारतीय आर्यों के चिंतन से कुछ आगे चिंतन पर आधारित है। सत्य की खोज हुई, इसमें किसी प्रकार की हटवादिता नहीं है। आत्मबोध को अनिवार्य रूप से महत्व दिया गया है। अब है उपनिषदों में दी गई प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की क्या कामना है। तो उपनिषदों में एक बेचैन और व्याकुल मन बार बार कहता है कि अस्त से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चलो। तो इस प्रकार से प्रत्येक श्लोक के अंत में दिया गया है चरेवेति चरेवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। अब है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। तो जीवन में प्रगति के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना चाहिए। तन मन दोनों को अनुशासित रहना चाहिए। ज्ञान अर्जन के इस उपलब्धि के संयम और आत्म संयम का त्याग करना चाहिए। अब है हानियाँ। व्यक्तिवाद के कारण मनुष्य के सामाजिक पक्ष की ओर कम ध्यान दिया गया है। सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना की गई है। हर व्यक्ति के जीवन के बंटने और बंधने की छूट है। समाज के प्रति कोई कल्पना और दायित्व का बोध नहीं है। समाज के एक साथ एकात्मक स्थापित नहीं की गई है। अब है हमारा प्राचीनतम साहित्य समय के साथ नष्ट हो गया। तो इसमें प्राचीन साहित्य ताड़पत्रों भोजपत्रों पर लिखा गया था और कागज़ पर लिखने का प्रचलन नहीं था और समय की मार से वो नष्ट हो गई। अब है भौतिकवाद के साहित्य के नष्ट हो जाने का कारण क्या था। तो उपनिषद और भौतिकवाद से संबंधित साहित्य लिखा गया है और पुराणपंथी स्वरूप विश्वास रखने वालों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवाद से संबंधित साहित्य की विशेषताएं, तो इसमें धर्म और ब्रह्म विज्ञान अधिकारी और स्वार्थ से प्रेरित हैं। अतीत के प्रमाणों के अस्वीकार कर दिया गया। जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की गई। इसमें अतीत के बंधनों में मुक्त होने की इच्छा प्रकट की गई। काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार कर दिया गया। अब है रामायण और महाभारत भारतीय जीवन के अंग क्यों बन गई। तो रामायण और महाभारत जो है मनुष्य के मन पर बहुत गहरा प्रभाव है। इसमें संस्कृति विकास की विभिन्न श्रेणियाँ और शुद्ध भारतीय ढंग की सामग्री विद्यमान है। इनसे वह ऐसे समझ में आता है कि प्राचीनतम भारत अनेक रूपों में बैठे होने और जात पात में विश्वास रखकर भी समाज को एकजुट रखा। मतभेदों के सुलझाने की दिशा दिखाई गई है। इसमें एकता का वह दृष्टिकोण है जो हर प्रकार के भेदभाव पर छा गया है। तो पुरा कथाओं का विशेषता, पुरा कथा के वैदिक काल में चली आने वाली बाधाएं हैं। ये सांस्कृतिक साहित्य में प्रतिष्ठा का प्राप्त करती है। इनके अनेक आधार पर श्रेष्ठ कविताओं और रचना की अर्थ अनेक रूपों में बैठे होने और जात पात में विश्वास रखकर भी समाज को एकजुट रखा। मतभेदों के सुलझाने की दिशा दिखाई गई है। इसमें एकता का वह दृष्टिकोण है जो हर प्रकार के भेदभाव
पर छा गया है। तो पुराकथाओं का विशेषता, पुराकथा की वैदिक काल में चली आने वाली बाधाएं हैं। ये सांस्कृतिक साहित्य में प्रतिष्ठा का प्राप्त करती है। इनके अनेक आधार पर श्रेष्ठ कविताओं और रचना की गई है। ये अधिकतर वीर गाथात्मक है और मरणोपरांत वफादारी की शिक्षा दी गई है। पूर्ण रूप से काल्पनिक है और कहीं कहीं इसकी कल्पना भी बहुत तथ्य जुड़े हुए हैं और इसमें साहस, लोकहित और सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपने कॉपी पर लिखने हैं। थैंक यू।